वेलकम टू सेट मेडिकोस। आज हम अपनी ENT सीरीज़ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मेनियर्स डिजीज़ या एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स या जो है ग्लाउकोमा ऑफ ईयर। ये तीन जो हैं इस बीमारी के नाम हैं। ये जो डिज़ीज़ है बेसिकली एंडोलिम्फ की है। एंडोलिम्फ कहाँ होती है? हमारे इनर ईयर में होती है एंडोलिम्फ। एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और एक होता है बोनी लेब्रिंथ। जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है उसके अंदर होता है एंडोलिम्फ और उसे सराउंड करता है बोनी लेब्रिंथ, और बोनी लेब्रिंथ में होता है पेरिलिम्फ। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। अब मेनियर डिजीज़ क्या होता है कि इसमें एंडोलिम्फ जो होती है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब उसका प्रेशर इंक्रीज़ क्यों होगा, तो ये जानने के लिए हमें पहले उसकी एनाटॉमी थोड़ी पता होनी चाहिए। जो एंडोलिम्फ है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? स्टाइवास्कुलरिस से, और एब्जॉर्ब कहाँ होती है? एंडोलिम्फेटिक सैक में। और इसका प्रेशर कैसे बढ़ेगा? इसका प्रेशर या तो इस वजह से बढ़ सकता है कि ये प्रोड्यूस ज़्यादा हो, या ये इस वजह से बढ़ सकता है कि एब्जॉर्ब कम हो। ऐसी ही दो वजूहात होंगी तो इसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका प्रेशर बढ़ेगा तो हमें मेनियर्स डिजीज़ हो जाएगी। अब जो मेनियर्स डिजीज़ है उसका एक तो नाम हो गया एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, और दूसरा मैंने कहा ग्लाउकोमा ऑफ ईयर। हम इसे ग्लाउकोमा ऑफ ईयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने ऑप्थो में पढ़ा होगा कि जो आई है उसमें इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। जब आई का इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है तो हम ग्लाउकोमा कहते हैं कि आई में क्या हो गया? ग्लाउकोमा हो गया। ऐसे ही इसमें हम क्या कहेंगे? ग्लाउकोमा ऑफ ईयर। इसमें भी तो क्या हो रहा है? एंडोलिम्फेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे उसमें इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा था, इसमें एंडोलिम्फेटिक जो है एंडोलिम्फ का जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम इन दो डिजीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। अब है पेशेंट और डिजीज़ प्रोफाइल। मतलब अगर वो पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास तो वो किन मतलब सिम्टम से आएगा और उस डिज़ीज़ में क्या क्या हमें मिल सकता है। तो पहली तो बात यह है कि इसकी एटियोलॉजी अभी तक नहीं पता चली। मतलब ये है कि हम नहीं बता सकते डिज़ीज़ क्यों होती है, लेकिन ये बता सकते हैं कि इस डिज़ीज़ में ये चीज़ें मिलती हैं। प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर क्यों बढ़ता है? मैंने बताया ना कि या तो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा या एब्जॉर्ब कम होगा। अब प्रोड्यूस ज़्यादा क्यों हो रहा है और एब्जॉर्ब कम क्यों हो रहा है? इसकी वजह जो है, मतलब जो मेनियर्स डिजीज़ का असल में जो काज है, एटियोलॉजी है, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये इडियोपैथिक है। मतलब कि हमें इसकी वजूहात नहीं पता, और ये जो है यूनिलैटरल है एज़ कम्पेयर टू जब हमने ओटोस्क्लेरोसिस पढ़ी थी, वो जो है बायलैटरल थी, मतलब दोनों कानों को इन्वॉल्व करती थी। लेकिन जबकि मेनियर्स डिजीज़ है वो यूनिलैटरल है। ओटोस्क्लेरोसिस जो थी वो फीमेल में ज़्यादा पाई जा रही थी, सेकेंड एंड थर्ड डिकेड की, मतलब 20s और 30s वाली फीमेल में ज़्यादा पाई जा रही थी, और प्रेगनेंसी उसे एग्रीवेट कर रही थी डिजीज़ को। जबकि ये जो डिज़ीज़ है मेल में ज़्यादा पाई जाती है और थर्ड और फोर्थ डिकेड में पाई जाती है, मतलब 30s एंड 40s में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है एपिसोडिक डिज़ीज़ है। अब एपिसोड आप लोग कैसे समझेंगे? एपिसोड जो है आप इसका ऐसे समझें कि जैसे कि झटके लगते हैं, झटके की जो बीमारी होती है वो एपिसोडिक होती है। मतलब कि एक झटका लगा तो वो दूसरा कभी भी लग सकता है, मतलब एपिसोडिक डिजीज़ है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो झटका कब लगेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर लगा है तो आगे भी ये झटके की बीमारी होगी, मतलब एपिसोडिक डिजीज़ है ये। अब इस एपिसोडिक डिजीज़ में जो है 3 सिम्टम जो है मेन पाए जाते हैं। मतलब ऐसे समझे 3 तो है इसके, मतलब खुद का सगा है, 3 जो है इसके खुद के सगे बहन भाई हैं जो इस डिज़ीज़ में मिलेंगे। एक टेनाइटस मिलेगा, मतलब रिंगिंग इन द ईयर। दूसरा बंदे को चक्कर आएगा, और तीसरा क्या है? हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस जो है जी आप लोगों ने बताना है कौन सा होगा, क्योंकि सेंसरी हेयरिंग लॉस होगा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनर ईयर की कोई भी बीमारी हो तो उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। आंख बंद करके इस ऑप्शन को टिक कर दें। उसके बाद जो है इसमें एक और भी मिलता है जो इसका सगा भाई नहीं है, मतलब मेनियर्स डिजीज़ का सगा भाई नहीं है, लेकिन ये है कभी कज़न जो होते हैं हमारे घर में आ जाते हैं। तो ऐसे ये जो टमर्किन क्राइसिस है वो भी कभी कभी आ जाता है मेनियर्स डिजीज़ में। मतलब कि एपिसोड के बीच में टमर्किन क्राइसिस भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर पेशेंट में ही पाया जाए। अब टमर्किन क्राइसिस क्या होता है कि है ना, सम पेशेंट जो होते हैं, कुछ जो पेशेंट होते हैं वो अचानक गिर जाते हैं,
एपिसोड के दौरान वो अचानक गिर जाएंगे, और जब वो गिरेंगे तो वो ऐसे नहीं होंगे कि बेहोशी की हालत में हो तो गिर गए। वो उन्हें बेहोश नहीं होंगे, उन्हें होश होगा, लेकिन फिर भी वो गिर जाएंगे। तो ये क्यों गिरते हैं? क्योंकि एंडोलिम्फेटिक का जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से जो है स्केला वेस्टिबुल जो है रीजनल मेम्ब्रेन जो है वो जो है मतलब बस्ट हो जाती है। जब वो बस्ट होगी तो बंदे को ये जो एपिसोड नज़र आएंगे, और उसकी वजह से वो गिर भी सकता है। मतलब ये जो है कज़न है, ज़रूरी नहीं है कज़न हर वक्त आपके घर में हो, इसलिए। बाकी ये है बहन भाई तो घर में होंगे ही होंगे। तो ये मतलब फोर्थ जो है ऑप्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, लेकिन ये है कि मिल भी सकता है और किसी पेशेंट में नहीं भी मिल सकता। उसके बाद हम आते हैं कि बिटवीन द एपिसोड। ये तो हमने एपिसोड की बात की। अब बिटवीन द एपिसोड हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक एपिसोड इधर हो रहा है और दूसरा एपिसोड ये हो रहा है। अब इन एपिसोड के बीच में उस पेशेंट की क्या हालत है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जो इस एपिसोड बिटवीन द एपिसोड जो है पेशेंट की क्या हालत है, अब हम उसके बारे में बात करें तो बिटवीन दी एपिसोड जो है 4 चीज़ें हमें मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा रिक्रूटमेंट फिनोमिना। मतलब क्या? एक बंदा अगर मार्केट में जाएगा, अगर मैं नॉर्मल बंदी मार्केट में जाऊंगी तो मुझे जो है लाउड साउंड सुनाई देगा, क्योंकि मार्केट में होता ही मतलब नॉइज़ है। अगर मेनियर्स डिजीज़ का कोई पेशेंट मार्केट में जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे लाउड साउंड जो है वो अपीयर मोर लाउड। मतलब कि एक लाउड साउंड तो है, लेकिन वो उस बंदे को बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब सुनाई देगा। उसके बाद क्या होता है? एक होता है टिलियस फिनोमिना। अब टिलियस फिनोमिना में क्या होता है? जो उसे लाउड साउंड सुनाई दे रहा है उसकी वजह से उसे चक्कर आ जाएंगे, और जो चक्कर आएंगे तो वो गिर भी सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है? वो ऐसी जगह पे जाना ही पसंद नहीं करेगा। ज़ाहिर ही बात है, अगर मुझे मालूम है कि इस चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो अब मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं वही चीज़ यूज़ करूँ। तो ऐसे रिकरेंट फिनोमिना में मैंने बताया ना आपको क्या होता है। रिकरेंट फिनोमिना में होता है एबनॉर्मल परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, लाउड साउंड अपीयर मोर लाउड देन नॉर्मल। ट्यूलिस फिनोमिना में क्या होता है? वर्टाइगो अकर ड्यू टू द लाउड साउंड। अब जाहिर बात है बंदा डिसलाइक करेगा लाउड साउंड को। और डिप्लेक्यूसिस, डिप्लेक्यूसिस क्या होता है कि एक साउंड है वो बंदे को 2 फ्रिक्वेंसी में सुनाई देगा। जैसे कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन अब वो सेम मेरी आवाज़ उस जो मेनियस डिजीज़ का पेशेंट होगा उसे डबल सुनाई देगी, डबल फ्रिक्वेंसी में। अब जैसे ही कुछ साल गुजरते रहेंगे, क्योंकि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, अब आहिस्ता 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 क्या होगा कि ये बीमारी है ना बढ़ती रहेगी। अब इसमें क्या होता है? डैमेज होता है। पहले जो सेंसरी हेयरिंग लॉस होती है वो होती है अपेक्स की, मतलब जो अपेक्स ऑफ कोक्लिया उसमें होता है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी हेयरिंग लॉस। मतलब कि अगर कोई आहिस्ता बोलेगा तो उसे वो सुनाई नहीं देगा, सही। फिर बाद में उसे क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग लॉस होगी। बेजल टर्न भी उसका जो है मतलब डैमेज हो जाएगा उस पेशेंट का। अब हम ऐसे पेशेंट को मतलब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? अब देखें ना, डैमेज अक्कर हुआ फ्यू ईयर्स लेटर में जो है, पहले ये जो है ना एपेक्स डैमेज होती है, बाद में बेजल टर्न ऑफ कोक्लिया डैमेज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भी अब है ना मतलब मैंने क्या कहा कि जो बिटवीन द एपिसोड था बंदे को हेयरिंग लॉस नहीं था, लेकिन अब क्या होगा फ्यू ईयर्स लेटर में, अब बिटवीन द एपिसोड भी है ना उस बंदे को सुनाई नहीं देगा। एक तो वो ये कहता है कि डॉक्टर जब मुझे चक्कर आता है मुझे सुनाई नहीं देता, अब वो कहेगा मुझे चक्कर आए या ना आए मुझे सुनाई दे ही नहीं रहा। तो मतलब ऐसी कंडीशन में कोई भी पेशेंट आएगा हम समझ जाएंगे कि ये जो पेशेंट है क्रोनिसिटी में चला गया है। अब क्रोनिसिटी में जाने के लिए और इसे सुनाई नहीं दे रहा, अब इसमें क्या होगा? कोक्लिया डैमेज हो गया स्टार्ट, क्योंकि ज़्यादा एंडोलिम्फेटिक प्रेशर की वजह से फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस हो रहा है, और अभी पेशेंट को हेयरिंग लॉस हो रहा है बिटवीन द एपिसोड। अब हम आते हैं अपनी नई चीज़ पे। अब इसमें क्या है कि जो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है हमें मतलब इसके लिए 2 चीज़ें हैं। या तो हम PTA करते हैं, मतलब प्योर टोन ऑडोमेट्री पे चेक करते हैं, या मतलब अगर हम मोस्ट स्पेसिफिक कहें तो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी है उस पर हम चेक करते हैं। मतलब ये 2 चीज़ें हैं जिसमें हम चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को मेनियस डिजीज़ है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, अब ट्रीटमेंट जो है ना हमें मतलब एक, या तो बंदा हमारे पास एपिसोड में आए कि डॉक्टर मुझे ये हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे देंगे एंटीवर्टाइगो, ऐसी ड्रग देंगे जो उसे चक्कर ना लाए, उसे ठीक रखे। और दूसरा जो है, अगर मतलब वो कहे कि मुझे चक्कर ना आए
तो मतलब एपिसोड में अगर आएगा तो हम उसे एंटी वर्टाइगो देंगे, और अगर वही बंदा बिटवीन दी एपिसोड के लिए भी ड्रग हमें देनी है तो उसमें हम डायूरेटिक देंगे। अब डायूरेटिक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एंडोलिम्फेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, एंडोलिम्फेटिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने जो है मतलब जो बॉडी में फ्लूइड है वो निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि प्रेशर कम हो, तो प्रेशर कम होगा तो बंदा फील बेटर करेगा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताई कि जैसे यूनिलैटरल डिजीज़ है, बायलैटरल नहीं है, तो इसमें कुछ पेशेंट जो है वो इतने मतलब तंग आ जाते हैं, इतने तंग आ जाते हैं कि वो कहते हैं बस हमें इस बीमारी से छुटकारा चाहिए। तो हम उसके छुटकारे के लिए फिर क्या करते हैं, ट्रांसटिम्पैनिक जो है ना, एक पेन भी नहीं चल रहा, ट्रांसटिम्पैनिक जो है ना, हम उससे इंजेक्शन लगाते हैं जेंटामाइसिन का। अब जेंटामाइसिन है क्या? जेंटामाइसिन जो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि यूनिलैटरल डिजीज़ है तो उस पेशेंट को दूसरे कान से तो सुनाई दे रहा है ना, तो हम यूनिलैटरल है तो हम उसका एक कान को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो क्योंकि ऑटोटॉक्सिक है ना, मतलब ईयर को डैमेज करेगी, तो इसलिए हमने लगाया ही ट्रांसटिम्पैनिक इंजेक्शन है कि ईयर डैमेज हो जाए, क्योंकि पेशेंट ये कह रहा है कि मैं उकता गया हूँ। तो ये वजह है, मतलब हम ये भी दे सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया ना कि डायूरेटिक देंगे बिटवीन द एपिसोड, क्योंकि देखें कि अब वो जो पेशेंट हमारे पास आया है वो मतलब अभी बेजार हो गया इस चीज़ के लिए। या तो हम इसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी के लिए जो है हमें एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन करना होता है, सर्जरी का नाम है। अब इस सर्जरी में हमें एंडोलिम्फेटिक सैक के पास जाना होगा। अब एंडोलिम्फेटिक सैक जो है हमारे इनर ईयर में है। अब इसके पास जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो इसके पास जाने के लिए एक लैंडमार्क है जिस लाइन को कहते हैं हम डोलेंसन्स लाइन। हम उसे क्या कहते हैं, डोलेंसन्स। अब देखिए मैंने बताया ना कि जो एपिसोड डिजीज़ है एपिसोडिक है, और वो एपिसोड जो है वो लेस दैन 24 आवर्स होगा। मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि पेशेंट कि डॉक्टर मुझे पूरे दिन से है ना, मैं अभी आपके पास आया हूँ, पूरे दिन मुझे जो है चक्कर आते रहे हैं, वर्टाइगो होता रहा है, उसके बाद मेरे कानों में घंटियाँ सुनाई दे रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। ऐसे नहीं कहेगा वो, कहेगा कि डॉक्टर मुझे हुई ये बीमारी, मतलब 2-3 मिनट के लिए हुई, सही है, या 2-3 घंटों के लिए हुई। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि फुली 24 आवर्स के लिए मुझे बीमारी हुई और फिर मैं नॉर्मली हो गया जैसे मैं नॉर्मल था। तो अब वो डॉक्टर उससे कहेगा भी तुम्हारा एंडोलिम्फेटिक, मतलब उस डॉक्टर को तो पता चल ही जाएगा कि भी इसका एंडोलिम्फेटिक जो है एंडोलिम्फ जो है बड़ा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है आप लोगों को समझाने के लिए कि एंडोलिम्फ जो है बड़ा हुआ है। आप लोगों ने मान ली मेरी बात कि एंडोलिम्फ बड़ा हुआ है। जब एंडोलिम्फ बड़ा हुआ है, उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो प्रेशर जब उससे वर्टाइगो हो रहा है तो वो तो वर्टाइगो से 24 घंटों तक रहना चाहिए ना, जब तक उसका प्रेशर नॉर्मल ना हो जाए। यही बात है ना। तो अब प्रेशर नॉर्मल उसी वक्त तो होगा नहीं ना। अब देखें 1 मिनट में प्रेशर राइज हुआ और दोबारा 1 मिनट के बाद प्रेशर सही हो जाए, अब ऐसे तो नहीं होगा ना। अब इसके अंदर जो बीमारी की जो वजह है कि वो कुछ देर के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। अब ये वजह ये है, देखें आप लोग। अब हमारे यहाँ क्या है, स्केला वेस्टिब्यूल। अब ये हमारे क्या है, स्केला मीडिया, और ये हमारे क्या है, स्केला टेम्पनी। अब देखिए आपको पता है कि हमारे पास पेरिलिम्फ जो होती है वो इधर होती है और एंडोलिम्फ इधर होती है। अब क्या हुआ, एंडोलिम्फ जो है वो स्टाया वेस्कुलरिस से प्रोड्यूस हुआ, इधर है स्टाया वेस्कुलरिस, सही है, और एब्जॉर्ब होना उसने इधर, सही है, एंडोलिम्फेटिक सैक में। अब क्या हुआ कि जो स्टाया वेस्कुलरिस है वो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, सही है, कर रहा है। अब वो एब्जॉर्ब भी होने जा रहा है। एब्जॉर्ब में मतलब स्लो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से अचानक जो है प्रेशर राइज हुआ, और प्रेशर जो राइज होगा उसने जो है ये जो मेम्ब्रेन है, रेजोनेंस मेम्ब्रेन, इसे जो है बस्ट कर दिया। अब ये बस्ट होके क्या होगी, अब ये मेम्ब्रेन जो है पहले इधर थी, पहले मतलब ये मेम्ब्रेन इधर थी, अब ये मेम्ब्रेन कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, मतलब इधर चली गई। जब ये मेम्ब्रेन इधर चली गई, अब नॉर्मल मैं आपको बताऊँ, ये मेम्ब्रेन इधर थी और अभी जो है ये मेम्ब्रेन जो है इधर चली गई, सही है। अब देखें कितना डिफरेंस आया है इसकी मेम्ब्रेन में। तो जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का है, मतलब प्रेशर बढ़ा तो मेम्ब्रेन थोड़ी ऊपर की तरफ गई, मतलब बढ़ी, तो इसकी वजह से जो है पेशेंट को है ना, मतलब
चक्कर आते हैं। मतलब ये सारा जो मैंने बताया ना, इसकी जो ये है टेनिटस, वर्टाइगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वो सारी वजह ये है कि मेम्ब्रेन ऊपर चली जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ने हमारे अंदर कुदरत दी हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि मेम्ब्रेन ना कुछ देर के बाद खुद ही रीजनरेट होना शुरू कर देती है, खुद ही रीजनरेट होती है। तो जिसकी वजह से नीचे प्रेशर, अब देखें ना, अब एक चीज़ ऊपर गई, जब वो खुद ही रीजनरेट होगी तो वो नीचे आएगी और प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा और वो जो है एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। तो ऐसे जो है मतलब बंदा फील बेटर करता है। लेकिन ये बात है कि कुछ साल के बाद जो है मेम्ब्रेन बार बार टूटती है तो उसका भी जो एक पावर ऑफ रीजनरेशन है वो इतना वो नहीं रहता। तो जिसकी वजह से बाद में जो है बंदे को बिटवीन द एपिसोड भी जो है ना उसे सुनाई नहीं देता। पहले तो इन दी एपिसोड उसे सुनाई नहीं दे रहा था, अब बिटवीन द एपिसोड भी उसे सुनाई नहीं